अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पॉलिटिकल डायरी। सर, बड़ा दिन है आज जो है वो, जिस तरह कौमी असम्बली का इजलास है और उसके बाद फिर मज़ीद अदालतों में भी केसेस की समाअत होनी है, तो आज के दिन को ख़ास तौर पर आप किस तरह देख रहे हैं? क्या तब्दीली आने वाली है, क्या कुछ मज़ीद होने वाला है? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, स्पीकर नेशनल असम्बली का इम्तहान है। वो सियासी जमातों के प्रेशर में आते हैं या आइन और कानून की बालादस्ती करते हैं। वो पीटीआई को फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं। आइन और कानून की बालादस्ती क्या है? क्या वो फ्रॉड करने की, फ्लोर क्रॉसिंग की, क्या फरेब करने की इजाज़त दे देंगे? क्या वो आइन तोड़ने की इजाज़त दे देंगे ऐसे लोगों को कि जो अपना टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप कर खेलना चाहते हैं? उन्होंने जो जुमे वाला इजलास है वो चूँकि फौतगी हुई थी और हमें उनकी ट्रेडिशन चली आ रही है, उसको सामने रखते मुलतवी कर दिया आज के लिए, और एजेंडे का हिस्सा है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन में लीव देनी है। वो रेजोल्यूशन टेक्निकली 3 ग्राउंड्स पे वो गलत है। एक तो असेंबली का इजलास बुलाते हुए दी गई, वो असेंबली का इजलास बुलाते हुए नहीं दी जा सकती। वो असेंबली का सेशन चल रहा था तो फिर देनी थी, उन्होंने पहले दिया। 2 और रीज़न्स हैं। वो टेक्निकली जो है ना उसको रूलिंग दे के ख़त्म कर खारिज कर सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं है। ये पहली बात है। और ये शोर बड़ा पड़ेगा। और ये मैं आपके प्रोग्राम पहले बता दूं, आज के दिन नेशनल असेंबली में हंगामा होने के बहुत 100% चांसेस है। लड़ाई झगड़ा मार कुटाई आप देखेंगे, मछली बंडी बनी होगी। नोट कर लीजिएगा रिकॉर्ड में कि आज वो उनका इरादा ये है जिस तरह मर्जी ये है ना रेजोल्यूशन फिक्स कराएं। भाई स्पीकर है, आप ज़बरदस्ती अदालत में केस लगाओ तो आप कोर्ट में खड़े हैं, ये हमारी मर्जी माने। आप कौन होते हैं? आपका क्या काम है प्रेशर डालने का? ये फैसला उसने करना है। और आपने रूल आइन के तहत रूल्स ऑफ बिजनेस बने, रूल्स ऑफ नेशनल असेंबली बने, और उसने उसके पास इख्तियार दिया हुआ है। वो रूलिंग देगा, रूलिंग को आप जाके चैलेंज करें जहाँ अदालतों में चैलेंज हो नहीं सकते, जो रेमेडीज़ आपके पास है। दूसरा क्या इख्तियार है उनके पास कि स्पीकर जो है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरफ अरकान हैं उनको शोकास जारी हो चुके हैं। उनमें से काफ़ी लोग तो वापस आ गए हैं, लेकिन काफ़ी लोग वापस नहीं आए। तो उस पर जो है ना आर्टिकल 93 रेड विद जो रूल्स हैं, सॉरी आर्टिकल अपना 63A को सामने रखे। इसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट नहीं हुई, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने। वो मैं बताऊंगा आपको। वो क्या करेंगे कि जनाब उनको वोट डालने से रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? कि शोकास दिया हुआ एक पार्टी लीडर ने। वो पहले कहेंगे पार्टी लीडर के शोकास का फैसला हो, मैं फिर फिक्स करूंगा। जो कोई भी डिसीजन आता है, और ये इख्तियार कर सकता है, उसको पेंड कर सकता है, ठीक है जी। और फ़र्ज़ करें अगर वो चूँकि 28 के लिए रखा हुआ है तो ये 27 को है, तो अगले दिन अगर पार्टी लीडर जो है ना वो फैसला कर देता है कि इन सब लोगों ने डिफेक्शन की है, मैं इनको पार्टी से निकालता हूँ, वो आर्टिकल दो दिन अपने पास रखेगा। फिर इलेक्शन कमीशन है ये फाइनल करना है। और इलेक्शन कमीशन का फिर टाइम मौजूद है कि वो उसको नोटिस करके सबके आर्गूमेंट सुन के फिर देखेगा कि वाकई डिफेक्शन हुई है या नहीं हुई है। ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की। ये दूसरा ये है। तीसरा ये है कि स्पीकर ने आर्टिकल 63 के हवाले से कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए स्पीकर ऑफिस ने, वो भिजवाए वजारत कानून को, अटॉर्नी जनरल को, और उनमें यही था मामला कि डिफेक्शन प्री वोट की डिफेक्शन क्या है, पोस्ट वोट की डिफेक्शन अगर है तो वो क्या है, और साथ अगर ये डिस्क्वालिफिकेशन होगी फॉर अ लाइफ होगी 62(1)(f) को सामने रखते हुए इस पे स्पीकर जब गया तो ओपिनियन ये आया कि आर्टिकल 186 के तहत जुरिस्डिक्शन में मामला लेके जाए। अब आर्टिकल 186 के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है और बेंच ने खयानत, तो देखें यानी सुप्रीम कोर्ट आप क्या समझते हैं कि खाइन को इजाज़त दे देगी? सुप्रीम कोर्ट फ्रॉड करने और लूटने मारे वालों को इजाज़त दे देगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई काम कर जाए। मैं ज़हन में बता दूं, वो आइन के साथ खड़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, पुरानी डिबेट्स पढ़ी हैं। जब ये रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें आएंगी तो अंदाज़ा हो जाएगा। फिर रूलिंग क्या दे सकता है स्पीकर कि 186 के तहत ओपिनियन पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आए, जब वो ओपिनियन आएगा मैं फिर लगाऊंगा उसको। ये रूलिंग दे सकता है, और ये रूलिंग जाएँ जाकर चैलेंज करें, कोर्टों में लेके जाएँ। अब सुप्रीम कोर्ट नहीं कह सकती कि जनाब बैठ के अब इजलास बुलाइए करें। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है, ना किसी अदालत का ये इख्तियार है। इस पर फैसले सुप्रीम कोर्ट के और आला अदालतों के मौजूद हैं। अच्छा, एक बात और है, आम आदमी जब मुझसे सवाल करता है कि इसमें हर्ज क्या है एक बंदा डिफेक्ट कर जाए। अच्छा, इस पर हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। शाहिद साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपका पॉलिटिकल डायरीज़ के आपने स्पेशली कहा कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करता हूँ ताकि मुझे कटहरे में खड़ा करके आपने ना। अब देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है। जब छांगा मांगा की सियासत हुई, सवात, इस्लामाबाद और ख़रीदो फ़रोख्त हुई, तो ये तमाम सियासी जमातें आपस में बैठी और रिकॉर्ड पर साबित हो गया। असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, नवाज शरीफ की हुई, बेनज़ीर की हुई, तो बैठ के ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब ये जो है ना ब्राइबरी है, तो इसमें आप अपना अमेंडमेंट्स करें। फिर मिसाके जमहूरियत हुआ और आर्टिकल 63 है जो पहले था ना, उसमें अगर आपने कोई गड़बड़ करनी थी ना तो वहाँ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की इजाज़त थी। फॉरवर्ड ब्लॉक कानूनी था, फॉरवर्ड ब्लॉक बना के आप जो मर्जी फैसला कर ले। अब फॉरवर्ड ब्लॉक भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब क्या है? मेजॉरिटी यानी पार्टी के अंदर जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो आर्टिकल 17 पढ़ लें, आर्टिकल 55 पढ़ लें और आर्टिकल 63 ये पढ़ लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 13 लोग फैसला करेंगे पार्टी के मुकद्दर का।
इनको कहाँ से इख्तियार आ गया? जो कह रहे हैं ज़मीर जागे, 3.5 साल ज़मीर नहीं जागे, आज आगे अदम एतमाद में ज़मीर जागे उनके, तो वो मेजॉरिटी अगर अपना तहरीक इंसाफ के अंदर से मेजॉरिटी ये फैसला करती है कि जनाब हमने वज़ीर आज़म को हटाना है, तो फिर वाकई आप आ सकते हैं, आपको इख्तियार है, आप लेकिन आईने पाकिस्तान ने ये क्यों कदगन लगाई है? ज़रा वो समझिएगा, एतमाद, अदम एतमाद और बजट के ऊपर आप डिफेक्शन नहीं कर सकते, यानी रोका है। ये नहीं मतलब है आप मिसाल के तौर पर मुल्क का बजट देना है और आप बैठ के तरीके अदम एतमाद से पहले पर कर दें, यानी आप टाइमिंग देखें ना, ये बजट से पहले हो रहा है ना सारा कुछ, OIC का इजलास और बजट, उससे पहले ये हो रहा है। ये पूरी प्लानिंग के साथ ये काम किया है कि इनको कोई काम ना करने दिया जाए और बजट में आके तिया पांचा किया जाए, तो ये नहीं हो सकेगा, बड़ा मुश्किल है। अब अगर वो जजमेंट सामने रखें और सारा रखें तो आर्टिकल 63 बहुत क्लियर है। ये प्री वोट भी फ्लोर क्रॉसिंग रोकता है, और अगर कर जाए तो फिर डिफेक्शन में उसको नाअहल करेगा, डिस्क्वालीफाई करेगा। और नाअहल ही जो है ना, मेरी नज़र में उसको अमानत है ना, वोट कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, मैंने दस्तखत किए और मुझे आपने कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर टिकट दिया। अब वो टिकट जो मुझे आपने दिया है वो आपकी अमानत है, और टिकट मैंने बल्ले की या फ़र्ज़ करें पीपल्स पार्टी के तीर पे या शेर पे इलेक्शन लड़ा है, तो ये तो वोट शेर का होगा या तीर का होगा या बल्ले का होगा, तो ये तो उनकी हैं। फिर मखसूस नशिस्तें उठा लें, उन्होंने जाके कौन सा लड़ा है, उनको अपना वो लिस्ट दी, लिस्ट में से चुन लिया गया। अगर आप उनके मुखालफत चाहते हैं, आप इस्तीफ़ा देना, जाकर इस्तीफ़ा दे के जाके इलेक्शन लड़ लें। और यही आर्टिकल 63A की जान है कि आप पार्टी से इख्तलाफ करते हैं ना, अगर मेजॉरिटी आपके साथ है ना, फिर आएँ आप लेके तहरीक अदम एतमाद लेकर आए। यहाँ जो है ना, मैं बड़ा क्लियर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे हफ्ते के अंदर, अटॉर्नी जनरल आज अपने आर्गूमेंट कंप्लीट करेंगे, फिर तमाम जो सियासी जमातें उन्होंने आर्गूमेंट देने हैं, फिर चारों सूबों ने आर्गूमेंट देने हैं, तो इसके 10-12 दिन तो लगेगा इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और अल्टीमेटली मेरा अपनी जो गट फीलिंग है, जो मेरा अपना तजर्बा है कि वो खाइन की इजाज़त नहीं हो सकती। हिस्ट्री पूरी उठा के देखें, जजमेंटें सारी उठा के देखें, रास्ता बड़ा कम है इसके अंदर। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि ना जो ये सारा इकट्ठे हुए हैं ये लोग, वो शायद अपनी जंग ना जीत सकें। सवाल मुझसे तो बहुत कर लिए शायद साहब, चले आप पहले बात कर लीजिए। सर ये है कि जैसे यहाँ से एक लॉन्ग मार्च सिंध से निकला, उसके बाद फिर इस्लामाबाद तक पहुँचा। अच्छा, ये इस लॉन्ग मार्च के बाद बहुत सारे हमने वज़रा के ट्वीट्स भी देखे, उनके स्टेटमेंट्स भी देखे कि इमरान खान ने 1 करोड़ लोगों को मुलाज़मतें दी, इस तरह 50 घर दिए, तो कम से कम एक घर से, एक ख़ानदान से एक आदमी निकलेगा तो 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक आवाम उनको इमरान खान को सपोर्ट कर सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो लोग पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च या नून लीग के लॉन्ग मार्च ये जलसे जुलूसों में आते हैं और ये 28 को शिरकत भी करेंगे बड़े पैमाने पर इस्लामाबाद में, तो आप क्या समझते हैं वो सारे सरकारी मुलाजमीन हैं जो इनको जो है वो फेवर करें? क्योंकि वो अपने मुंह से खुद बोल रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अवाम अगर ज़्यादा तादाद में इनको सपोर्ट करी तो वो सरकारी मुलाजमतें सियासी बुनियादों पर दी गई, तभी वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट हो रही है। बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। पटवारी तो हम देखा करते थे, मैं अब तारीखी बात बताता हूँ, हमने तो देखा है सरकारी मुलाजमीन को, यहाँ से गाड़ियाँ 400 गाड़ियाँ गई, पैसा किसका, ज़रा कौम को हिसाब तो देना पहले ही। इमरान खान के जलसे जुलूस में आम आदमी खुद निकलता है, हमने देखा है, एलीट क्लास ये सारी वहाँ पर आती है जात। और एक चीज़ जो है ना, यानी ये जो बातें करते थे ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा कहाँ चला गया आज सिलेक्टेड का नारा कहाँ चला गया? इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब को ये उस नारे पे नीचे लाना चाहते थे, उसने साबित किया कि मैं अपने मेरिट पे आया हूँ और मैं ये सारा कर रहा हूँ। आज उन्होंने साबित कर दिया कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, वो शायद उनकी मदद के लिए आ जाए। मैं नहीं समझता कि कौम के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट ये सारा आ जाए। इमरान खान साहब के हवाले से जो है और पॉपुलरिटी गेन की है, आज कहाँ गई महंगाई? आप ज़रा बताएं शाही साहब, आज महंगाई की बात हो रही है कोई? आज इन्होंने लॉन्ग मार्च इसलिए, इन्होंने ये तहरीक एतमाद इसलिए ला रहे हैं, तहरीक एतमाद अगर इसके लिए आए बताएं ना रीज़न क्या है? इनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फेल ही हो रहे हैं। साका जब गवर्नमेंट डिज़ोल्व की, फारूक लगारी ने जब डिज़ोल्व की, वो पढ़ के तो देख लें आर्गूमेंट कि कहाँ क्या कुछ किया। यहाँ ये बताएं ना क्या मुश्तरका मुफादत है, कहाँ आइन फेल कहाँ किया है? कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं है जो 58(2) भी अगर होती तो उसको जस्टिफाई कर सकता। यहाँ कौम आज़ादाना अपने तौर पर निकली है, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब इनके लिए थ्रेट हैं, पूरी दुनिया के लिए थ्रेट हैं। जैसे उन्होंने OIC के हवाले से, कश्मीर के हवाले से मामला उठाया, इस्लामोफोबिया के हवाले से उठाया, रशियन ब्लॉक के हवाले से उठाया, ये बड़ा काम है। मैं अब ज़रा आखिर में जो प्रोग्राम ज़रा लंबा हो जाना है, एक मैं सवाल आपसे पूछ लूँ। हम बैठे हैं यहाँ कराची हाई कोर्ट में, मुझे ये बताएं 40 साल से क्या इस सियासी जमात ने, या नून लीग भी यहाँ रही है, MQ में रही है, क्या उन्होंने किस्मत बदल दी कौम की, जो आज बैठे बात कर रहे हैं कि हम बदल देंगे? आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर 40 साल को भी छोड़ें, अगर 20 साल से मैं कराची में हूँ
और 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है यहाँ पर। अगर मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत पीपल्स पार्टी की चाहती कि पूरे सूबे को एक उसकी तकदीर जो है नहीं बदलनी, बल्कि एक इजला के ज़िलाई सतह पर जो है तकदीर को बदलना है, तो यकीन माने 14 ज़िले मॉडर्न तरीन ज़िले हो चुके होते, दुनिया भर में एक मॉडल की शक्ल इख्तियार कर चुके होते। यकीन माने कोई एक महकमा, 54 महकमे सूबे के, कोई एक महकमा मिसाली नहीं है, कोई एक ज़िला कराची का या इसके अलावा पूरे सिंध का 29 अजला है, कोई एक ज़िला मिसाली नहीं है। यानी कि हालत अब तर होती गई। अब चूँकि पहले आप सियासी बातें कर चुके हैं और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपके चैनल पे लोग देखना चाहते थे, तो मैंने भी कोशिश की कि वो सवाल करूं जो लोग आपसे पूछना चाहते हैं और मैं लोगों की तरफ से आपके सामने एक हाजिर हुआ ताकि वो सवाल लोगों की तरफ से मैं पूछ सकूं। सर, दूसरा ये है कि गवर्नमेंट में बंदर बांट जारी है, करप्शन बेइंतहा है। अब यकीन माने हम अदालत में खड़े हुए हैं, अब मतलब सिंध की बात कर रहे हैं, सिंध की अदालतों की, अब यकीन माने लोगों का अदालतों से एतमाद उठ गया है। जिस तरह की सूबे में सूरत हाल चल रही है, जिस महकमे में जाते हैं करप्शन बदउनवानी है, अदालतों के अहकामात आते हैं, ना सूबे की गवर्नमेंट मानती है, ना ब्यूरोक्रेसी मानती है, ना ही माफियाज मानते हैं, तो ना सिर्फ सूबाई गवर्नमेंट्स बल्कि अदलिया से एतमाद उठता जा रहा है। तो ये हमारे लिए एक ख़तरे की अलामत है। इसलिए कौम को सोचना है, सूबे की आवाम को सोचना है। एमक्यूम का किरदार आपके सामने रहा है, उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरी जो इत्तेहादी जमातें रही हैं, ख़ासतौर पर नून लीग का भी यहाँ पे किरदार है। नून लीग के दौर को बुरा तरीन दौर गर्दानते हैं ख़ासतौर पर उर्दू बोलने वाले, क्योंकि वो समझते हैं कि नून लीग के दौर में ऑपरेशन हुए, उनके लोग लापता हुए, उनकी कत्लो गारत गिरी हुई, उर्दू स्पीकिंग बोलते हैं। और इसके अलावा पीपल्स पार्टी के दौर में भी जो ऑपरेशन हुए वो भी उसको बहुत बुरे तरीके से याद करते हैं। इसलिए बहुत सारी अक्सरियत जो है कराची में और ख़ासतौर पर सिंध के शहरी इलाकों में लोग जो है खामोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि ना वो नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी को, और बेशुमार लोग ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद की थी कि PTI को उन्होंने वोट दिया। आपने देखा कि सिंध से एक कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एमक्यूएम के गढ़ में पीपल्स पार्टी की जहाँ मुसलसल हुकूमत है वहाँ PTI एकदम जो इतनी बड़ी तादाद में MNAs और उनके MPs हों। लेकिन अब मायूसी इस तरह की है कि जैसे आपने पहले भी फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी ने जो मुख्तलिफ़ किस्म की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, यानी कि सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये वो, उन्होंने इस हुकूमत को काम नहीं करने दिया, जो तवक्कुआत थी डिलीवर नहीं होने दी। कराची पे वज़ीर-ए-आज़म का मैं एक और सवाल करूँ आपके, मैं देखें अब आप चूँकि अदालतें भी कवर करते हैं, 18वीं तरमीम के बाद आप देखें इमरान खान साहब का जो, मैं उनके आसपास जो लोग हैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को बचाने के लिए या KP गवर्नमेंट को बचाने के लिए, सारे काम सूबाई आ चुके हैं। कीमतें सूबाई गवर्नमेंट ने तय कर, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई गवर्नमेंट ने, तालीम सूबाई गवर्नमेंट ने, सारे काम सूबाई गवर्नमेंटों के पास आ गए हैं। और ये छुप के बैठ जाते हैं कि जनाब इमरान खान के हवाले से ये सारी बातें, क्या इन्हें रोका था कि आप चीनी की कीमतें मुकर्रर कर सकते हैं? आप तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के हवाले से मैं लेके आऊँ, क्या गंदम आटा, ये छोटी मोटी चीज़ों के हवाले से ये कर सकते हैं? क्या मिसाल के तौर पर यहाँ जो हाल है सॉलिड वेस्ट का, यानी आप अंदाज़ा लगाएं यहाँ जितनी करप्शन है, मैंने तो देख लिया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिए हैं और वहाँ जो लोग बैठ के लूट मार कर रहे हैं, मैं कुछ चीज़ों में मैंने नोटिस किया है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ भी सिंपल मिसाल ले लें, अब्दुल करीम की ले लें आप, जो दुबई में थे, हमने तो आज तक कभी देखा नहीं है कि ज़मानत लेनी हो, बंदा खुद मौजूद ना हो, आप एक कत्ल के मुकदमे में, यानी मिसाल का आप जो सवाल उठा रहे हैं कि आप मुख्तार आम के ज़रिए आप कहें कि ज़मानत दे दें, भाई एक बंदे ने सरेंडर करना है कोर्ट के सामने, फिर उसको ज़मानत, जब तक वो कोर्ट में मौजूद नहीं है और इस पर जजमेंट्स मौजूद हैं तो लोग तो सवाल करते हैं ना। ये आप हमने सिंध हाई कोर्ट के सामने ही खड़े हैं, या सिंध हाई कोर्ट से उनका प्रोटेक्टिव जो बेल मिली है, तो लोग तो सवाल करते हैं कि आम आदमी को नहीं। मेरे पास कई केसेस ऐसे पड़े हैं जहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो ये वो सवाल है कि यहाँ ताकतवर माफिया के लिए, यानी मिसाल के तौर पर लोग सवाल करते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो मुल्क से बाहर है, क्या आपने कितने कैदियों को सजा याफ्ता कैदियों को मुल्क से बाहर भेजा? तो ये तो सवाल तो उठते हैं ना कि नवंबर 2019 में कहा गया था कि जनवरी के तीसरे हफ्ते 2020 में केस लगना, आज तक वो केस नहीं लगा। मरियम नवाज़ की कैंसलेशन का बेल का मैटर हाई कोर्ट में चल रहा है, वो केस क्यों नहीं फिक्स हो रहा? लोग सवाल करते हैं। बारे ज़मानतें अगर दे दी हैं तो ज़मानतें किस ग्राउंड्स पर दी हैं, तो लोग सवाल ये करते हैं। तो यहाँ इंसाफ का जो बराबरी का निज़ाम है ना, यानी हमारे अपना आला अदालतों के जजेस में कुछ समझते हैं कि करप्शन है ही कुछ नहीं, और अब केसों में, यानी मिसाल के तौर पर जस्टिस मकबूल बाकर यहीं से गए हैं ना, उनका नुक्ता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के देख लें, वो तो समझे करप्शन ही कुछ नहीं है। और वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ऐसे, वो ख्वाजा साद की रफ़ी की जजमेंट में इतनी एरोनियस जजमेंट है और इतना कुछ ऐसा लेके खुद आ रहा है, इस कौम को आगे लेके चलना है। और जब तक ये सारे मिलकर नहीं चलेंगे। स्पीकर सिराज दुरानी की यहाँ से जमानत हुई थी और नैब को लताड़ दिया था हमारा एक मोअज़्ज़ज़ जज ने, या सिंध हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट में गई, वापस आई, वापस यहाँ से फिर दोबारा डिसमिस हुई स्पीकर सिंध असम्बली आगाज़ सिराज दुरानी की। यानी कि अब जजेस अपनी मर्जी की अगर वो एक फैसले देना शुरू कर, मुझे ये बताएं यार, खुर्शीद शाह की जेल में था, एक दिन जेल में देखा उसे? पूरे 20 महीने से ज़्यादा उन्होंने NICVD में गुजारे। और क्या बीमार थे ऐसे? वो
कुछ भी नहीं, आज वो सियासत कर रहे हैं, इस्लामाबाद में होते हैं, वहाँ तो किसी दिल के अस्पताल में दाखिल अब यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना, यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये निज़ाम कितना करप्ट सर है। देखें आपको एक और बता दूं, आपको फेक अकाउंट का केस याद होगा, बिल्कुल यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होती थी, आपने देखा नहीं था कि वो यहाँ का आईजी नहीं चलने देता था, और अल्टीमेटली वो केस से इस्लामाबाद गया था, इस्लामाबाद जाके इंक्वायरी हुई थी, वरना तो ये काबू नहीं आते थे ये लोग सारे। तो ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं कि आपका जो ये जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है ये बड़ी ताकतवर है, याद रखिएगा, सिविल एस्टैब्लिशमेंट बड़ी ताकतवर। हम तो फौज के एस्टैब्लिशमेंट को सिर्फ लताड़ते रहते हैं, असल जो बात है वो ये है ज़रा। बुनियादी तौर पर यही है भारत सर, आप भी पूरी कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट्स हैं वो आवाम के सामने हो और फैसला आवाम ने करना है। आपने भी असल हकायक रखने, आप ये प्रोग्राम हो, आपका अपना दूसरा मैच व्यूज़ वाला प्रोग्राम हो, आप कोशिश करते हैं, मैं भी कोशिश करता हूँ कि आवाम को फैक्ट्स बताएं, आवाम ने फैसला करना है किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं करना। बाकी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल के लिए अच्छा हो, और जिस तरह ये छाए हुई ये माफियाज और ख़ासतौर पर बंदर बांट कर लिए, ओहदे बांट लिए हैं, किसको कौन सी वजारत मिलनी है, किसको अच्छा क्या यार मिलना है। ये बताइएगा मुझे, ये बताइएगा वो बलदर बाद बहरहाल शैडो कैबिनेट बन गई है, वहाँ पर अपना जो है ना इसहाक डार बजट बुला रहा है यार, खुद आ रहा है यार, शर्म की बात करें तो। फिर वो जो बातें हुई हैं, जो हमारे एक दोस्त हैं अतर काजमी साहब, वो तो कह रहे थे जनाब डील इनकी हो गई है, वो कैप्टन सफदर ना मैं उसकी तरफ आता हूँ, कैप्टन सफदर को जो है ना चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाना है। मामला यहाँ फंसा हुआ है। तो सर मकसूद चपरासी के हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक बुला देना, इस तरह मुश्ताक चीनी वाले को आपको पता वजीर खजाना बना देना, खुदा रहा। फिर तो लोग सहाफ़ी भी सोच रहे हैं कि कयूम सदीकी साहब को जो है वो बनाना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर प्यूनी जज मतीउल्लाह जान साहब को बनाना चाहिए। अच्छा, इस तरह अच्छा, के नीचे के जो सीनियर तरीन वो यानी फैसला रिपोर्टर हैं, नहीं, तो वो उनको आसमा शराजी, अपना वो तलत मीर और वो तलत हुसैन चाहिए कि इसको कुछ अच्छा। सर एक और बात, कुछ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, हमें तो पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि पीपल्स पार्टी ने खासतौर पर जरदारी साहब ने अपोजिशन जमातों को कायल करने के लिए फार्मूला कौन सा इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखें अब 1.5 साल बचा है इमरान खान के पास, इमरान खान 1.5 साल में हम सबको छोड़ेगा नहीं। वो किस तरह नहीं छोड़ेगा, बंदूक तो नहीं मारेगा, वो ये है कि सबके केसेस चल रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, अदालतों से इनको सजाएं भी होंगी इस अरसे में, और उसके बाद ये सारे अदालतों से जब करप्शन केस में सजा होती है तो आपको पता है नाअहल हो जाता है, तो ये नाअहल हो जाएंगे, ये अगले इलेक्शन में फारिग हो जाएंगे सारे, नून लीग वाले भी और इसके बाद जो पीपल्स पार्टी अक्सरियत भी। और उसके बाद वो उन्होंने कायल किया जरदारी साहब ने अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो बाप पार्टी है या एमक्यूम, उनको कहा है कि इस बार अब बेटा हम जाएंगे, अगली बार आपकी बारी होगी, इमरान खान तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा, तो लिहाजा आप हमें सपोर्ट करो। तो इसलिए अब वो खुद शशोपंज का शिकार है इत्तेहादी जमातें कि वो फैसला नहीं कर पा रही कि जरदारी साहब की कौन सी बात पे यकीन करें। यानी कि पहले भी बहुत सारी बातें करते रहे और हमेशा एमक्यूम को तो जो डोज दिया है वो खासतौर पर नुकसान जो पहुंचाया है वो एमक्यूम समझती है कि पीपल्स पार्टी ने नुकसान पहुंचाया। तो बहरहाल काफ़ी परेशानी का आलम है। ये हक़ाइक़ से जो फैक्ट्स से आपके सामने रखे, उम्मीद करते हैं ये प्रोग्राम अज़हर साहब का, चूँकि मैंने सवाल पूछे और वैसे भी बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम होता है, मैं तो खुद देखता भी हूँ और कोशिश करता हूँ उसको फॉलो भी करूँ, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।